डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे धनु पर। बात करेंगे धनु लग्न के जातक या राशि के जातक कैसे होते हैं। इस वीडियो को आप लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव अच्छे मिलेंगे। लग्न नहीं पता, इन दैट केस आप अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। कैसे होते हैं धनु लग्न के जातक, क्या स्वभाव होता है उनका, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही में चर्चा करेंगे कि अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, 4 बड़े ग्रहों का, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनका क्या प्रभाव रहने वाला है धनु के ऊपर आने वाले 5 साल पर, इस पे भी एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। वो राशिफल भी होगा, लेकिन उस राशिफल से पहले एक बार देख लेते हैं कि धनु लग्न के जातक आखिर होते कैसे हैं, इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या होती हैं और इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, काल चक्र की 9वीं राशि, 9th साइन, गुरु की राशि है यानी कि जुपिटर, और अग्नि तत्व की राशि है। देखते हैं पहले कि इस लग्न के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, बहुत साहसी होते हैं, ब्रेव होते हैं। आपने इस राशि का जो सिंबल है देखा होगा, उसमें एक धनुर्धर खड़ा है, यानी कि वो एक क्षत्रिय है, वो एक लड़ाका है, वो एक सोल्जर है। तो वो ही क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। ये साहसी होते हैं, ब्रेव होते हैं, सच्चाई पसंद लोग होते हैं। इनको सच सुनना, सच बोलना पसंद है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर व्यक्ति 100% ही सच बोलता है, लेकिन अगर वो रेशियो देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 99% जगह पे सच ही बोलते हैं और इनको सच सुनना भी पसंद है। कोई व्यक्ति इनसे झूठ बोले और यदि वो चीज़ इनके पकड़ में आ गई तो फिर इनको बहुत बुरा लगता है, और ये चीज़ 1-2 बार रिपीट हुई तो ये समय नहीं लगाते उस व्यक्ति से अपने संबंधों को तोड़ने में, भले ही कितना क्लोज हो। एक बहुत अच्छी और यूनिक क्वालिटी इस लग्न के जातकों की होती है कि ये दूसरों के हक के लिए खड़े होते हैं। यदि ये देखते हैं कि इनके सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, और वो व्यक्ति भले ही इनसे संबंधित ना हो, कोई गैर हो, कोई स्ट्रेंजर हो, तब भी ये उसके लिए लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो उन लोगों को तंग कर रहा है, जो उनका शोषण कर रहा है, उनके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, ज़रूर उनके खिलाफ खड़े होंगे। जहाँ तक भिड़ने की बात है, ये कभी कभी अपने से बहुत मजबूत लोगों से, बहुत पावरफुल लोगों से भी भिड़ जाते हैं जब इनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है। वैसे यूजुअली कूल हेडेड होते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ते रहते हैं सबसे, लेकिन जब इनको लगता है कि हाँ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है इनके साथ या किसी और के साथ, तो फिर ये नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति जिससे इनको भिड़ना है वो कितना पावरफुल है। वो भले ही एज में इनसे बड़ा हो, बल के हिसाब से इनसे बड़ा हो, पैसे के हिसाब से इनसे बड़ा हो, नहीं देखते, उससे सीधा भिड़ जाते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं इन लोगों में, बहुत अच्छी कुछ क्वालिटी होती है इनमें जो लोग इनको पसंद अवश्य करते हैं। वैसे शांति पसंद होते हैं। लड़ने की बात और होती है किसी से अपने हक के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे इनको अपनी लाइफ में बहुत शांति चाहिए होती है। पीस ऑफ माइंड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई ना कोई कला इनके अंदर विद्यमान होती है और कला प्रेमी भी होते हैं। कुछ भी कलात्मक है वो इनको पसंद आता है। पेंटिंग हो, गाना हो, इवन कुकिंग हो, कुकिंग भी एक आर्ट ही है। कुछ भी जहाँ पे कला इन्वॉल्व है वो चीज़ इनको पसंद आती है। इनको चाहिए कि लोग इनको प्यार करें, इनको अफेक्शन चाहिए, इनको प्यार चाहिए। ये चाहते हैं कि लोग इनसे बहुत प्यार से बात करें, इनकी देखभाल करें, इनसे बहुत ही सौम्यता से व्यवहार करें। वो इनको बहुत पसंद है, और यदि इनको ये नहीं मिलता तो इनको बुरा भी लगता है। अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, मदर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फादर के साथ कभी कभी संबंध बिगड़ जाते हैं, लेकिन मदर के साथ बहुत इनका अच्छा रिलेशन होता है और बहुत उनकी केयर भी करते हैं।
ये डोनेशन करते हैं, डोनेशन करने से पीछे नहीं हटते, खुले मन से डोनेशन करते हैं। कई ऐसे धनु लगने के जातक को जानता हूँ जिन्होंने कई बार अपनी आधी सैलरी से ज़्यादा डोनेट की है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। बोल्ड होते हैं, कोई ऐसे निर्णय ये लेते ही हैं लाइफ में जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन ये लोग ऐसे निर्णय लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि साहस बहुत होती है, तो वो भी थोड़ा इस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। एम्बिशियस बहुत होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत इनका एम्बिशन बड़ा होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूजुअली करके चलते हैं, भले किसी को बताएं ना, लेकिन इन्होंने आने वाले 15-20 सालों की प्लानिंग, एटलीस्ट प्लानिंग तो करके रखते ही हैं। वो कितना होता है वो भाग्य पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लान करके रखते हैं। हाँ भाई, ये इस स्टेज पे मेरे पास ये होना चाहिए, इस स्टेज पे ये होना चाहिए, इस स्टेज पे ये होना चाहिए। कभी कभी बहुत लालची हो जाते हैं, ये अच्छा भी है बुरा भी है। जब मैं पॉइंट्स लिख रहा था कि क्या क्या हो सकते हैं, सोच रहा था, तो मैंने देखा तो ये दोनों में ही फिट होता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आज के समय में थोड़ा सा आपको लालची होना पड़ता है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको पूरी तरह से नकारात्मक नहीं कह सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। जिस फील्ड में इनका परफेक्शन होता है या जिस फील्ड से जुड़े होते हैं उस चीज़ में तो इनके कॉन्फिडेंस को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। ये सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब सामने ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, डिफ़िकल्टीज होती हैं। आप इनको मुश्किल सिचुएशन में डाल दीजिए, ये अच्छा करेंगे। और इनको ऐसी सिचुएशन में डाल दीजिए जहाँ पे सब कुछ बहुत ईजी है, ये यूजुअली बहुत अच्छा नहीं कर पाते। इनको डिफ़िकल्टीज पसंद होती है, इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। कभी फैमिली में भी अगर कुछ बुरा हो जाता है तो शायद बाकी सब लोग हार मान जाएं, उदास हो जाएं। उस वक्त पे यदि आपके घर में कोई धनु लग्न का जातक है ना, तो सबसे लकी लोग होते हैं वो, क्योंकि उस समय में ये लोग स्टैंड आउट करते हैं, उस समय में ये लोग सबको उठाते हैं, उस समय में ये लोग एक योद्धा बन जाते हैं, जैसा इनका साइन है। तो ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि घर पे कोई मुसीबत आई, घर में कुछ नेगेटिव हुआ, दोस्तों के साथ कुछ नेगेटिव हुआ, ये हमेशा वहाँ पे रहेंगे प्रेजेंट और उनकी मदद करेंगे और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल करेंगे। एनर्जी बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है, एंथुजियाज्म भी होता है, उत्साहित रहते हैं यूजुअली। ये भगवान में आस्था रखते हैं, भले ही उसको बहुत ज़्यादा शो ना करें। 2 तरह के मैंने धनु देखे हैं। ये डिपेंड करता है कि इनका राहु कहाँ बैठा है और इनके बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। राहु का यदि त्रिकोण से कुछ संबंध है तो ये स्पिरिचुअल तो होते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान में मानते हैं, धर्म में मानते हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। लेकिन यदि राहु त्रिकोण में नहीं है और बृहस्पति का त्रिकोण से कुछ संबंध है, ऑब्वियसली लग्न के स्वामी तो है, लेकिन यदि त्रिकोण में ही कहीं बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं या चंद्रमा के साथ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और उसको दिखाते भी हैं। दिखाएंगे कि हाँ पूजा कर रहे हैं, दिखाएंगे कि हाँ मंदिर जा रहे हैं, और उसमें बहुत प्राउड भी फील करते हैं। तो ये 2 तरह के धनु लग्न के जातक होते हैं। और भगवान से डरते भी हैं। कुछ बुरा का कर्म ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको ये लगता है, ये मानते हैं ये चीज़ कि यदि हमने कुछ बुरा किया तो भगवान उसकी सज़ा देगा। इनके लाइफ के प्रिंसिपल्स बहुत होते हैं और ये उन प्रिंसिपल्स पर चलना पसंद करते हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। छोटे छोटे टाइम पर एक ट्रैवल का प्लान बनाते रहते हैं। कितना करते हैं नहीं करते वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम लोगों के साथ भी बहुत बार होता है, हम प्लान करते हैं कहीं जाने का, फिर कुछ काम आ जाता है, नहीं जा पाते, लेकिन ये प्लानिंग ज़रूर करते हैं। इनको पसंद भी है ट्रैवल करना। मैंने कई बार देखा ये इनकी जो एजुकेशन होती है वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा ही होती है। इन्होंने ग्रेजुएशन करी होती है जो एक नॉर्मल एजुकेशन होती है, उसके बाद कुछ ना कुछ ये पढ़ते ही हैं, या तो कोई डिप्लोमा कोर्स करेंगे, कोई मास्टर्स करेंगे, कुछ ना कुछ इनको ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना पसंद होता ही है या करते ही हैं। जो इनकी स्पिरिचुअलिटी होती है वो लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में थोड़ी ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। 30 के बाद 35 के बाद ये थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा ज़्यादा धर्म के प्रति आस्तिक होते हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है इनके अंदर होती है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते ये, वह यह कि इनकी इंट्यूशन, इनके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, लेकिन मैंने कहा फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि इनको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं होता। इनका इंट्यूशन कहता है कि ये काम मत करो नुकसान होगा, ये काम मत करो नुकसान होगा।
कहता है इनका इंट्यूशन, लेकिन ये वो चीज़ करते हैं, फिर नुकसान उठाते हैं, फिर सोचते हैं मैंने अपनी इंट्यूशन की क्यों नहीं सुनी। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, अगर ये अपनी इंट्यूशन को किसी तरह से भी यूटिलाइज करना सीख लें तो ये बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक यूथफुलनेस होती है इनके अंदर, हमेशा से एक चुलबुलापन, एक जैसे एक टीनेजर होता है उसमें जो क्यूरियोसिटी, जो उसके अंदर एक चुलबुलापन होता है, वो इनके अंदर हमेशा ही विद्यमान रहता है, भले ही इनकी एज 60 हो, 70 हो या 35 हो। लोग इनको पसंद करते हैं, यूजुअली इनके आसपास के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इनकी केयर करते हैं, और ये भी उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते हैं। इसीलिए एक टू वे ट्रैफिक चला रहता है कि लोग भी इनको पसंद करते हैं। बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सच्चाई पसंद, जैसे मैंने शुरू में कह दिया, और ऑनेस्ट भी बहुत होते हैं। इनको रात को जागना ज़्यादा पसंद है, इनको दिन में सोना या दिन में काम ना करना पसंद है। रात में बहुत एक्टिव होते हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो रात के समय पे ज़्यादा दिखती है। सुबह थोड़े से ढीले होते हैं क्योंकि इनको नाइट ज़्यादा सूट करती है, नाइट का जो समय है वो ज़्यादा सूट करता है। इनको अकेले रहना या फिर अकेले तो शायद नहीं सही शब्द होगा, इनको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहिए कि इनको अपने हिसाब से सब करना है, काम इनके हिसाब से हो, रहना सहना इनके हिसाब से, कोई टोका टाकी ज़्यादा ना हो। तो इनको एक इंडिपेंडेंस भी चाहिए होती है, और वो भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व होता है। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब चलते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे पहला, थोड़े मेलोड्रामेटिक हो जाते हैं। यदि इनको कोई अटेंशन ना दे वह व्यक्ति जिससे ये अटेंशन चाहते हैं, ये ऐसे नहीं है कि इनको सबसे अटेंशन चाहिए। जैसे एक वृश्चिक लग्न का जातक हो गया या मेष का हो गया, इनको सबसे अटेंशन चाहिए, लेकिन ये जो हैं इनको जिस व्यक्ति से अटेंशन चाहिए, यदि वहाँ से नहीं मिली तो ये हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, ड्रामा करेंगे, मेलोड्रामा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि वहाँ से इनको अटेंशन मिले। इनकी वाणी कभी कभी बहुत कड़वी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कड़वी, और इतने कटु शब्द ये बोल देते हैं जब गुस्से में होते हैं या किसी से आर्गुमेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं। बहुत कड़वी इनकी स्पीच हो जाती है कभी कभी, और वो भी इनके लिए कभी कभी नकारात्मक इफेक्ट अवश्य देती है। इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। वो उसका एक मेन कारण भी यही है कि कभी कभी अपने कड़वी स्पीच के कारण लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। एक और प्रॉब्लम इनमें होती है वो है कि इनका वेट गेन होता है यूजुअली, और बहुत बार जब इनका वेट गेन होता है तो उसको रिड्यूस करना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। धनु लग्न के जातकों के साथ स्पेसिफिकली ये चीज़ है कि एक बार यदि इनका वेट बढ़ गया, एक बार इनकी बॉडी थोड़ी ओवरवेट हो गई, तो फिर इनको वेट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मैंने कई धनु लग्न के जातकों के साथ देखा है। एक बार वेट बढ़ गया, कई चीज़ें उन्होंने अपना ली, डाइट कर ली, न्यूट्रिशन चेंज कर लिया, जिम चले गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वेट कम नहीं होता। तो इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वेट बढ़ने ना दे अपनी लाइफ में। इनके अंदर एक बहुत नेगेटिव क्वालिटी होती है कि अगर यदि अपने करने पे आए, यदि अपने एक्सट्रीम नेगेटिव रूप में आए, तो ये किसी का भी परिवार बिगाड़ सकते हैं, अपना और किसी और का भी। इनके अंदर ये एक बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी होती है। अगर ये उस एक्सट्रीम लेवल तक चले गए तो बहुत बुरा कर सकते हैं। यूजुअली ये डबल माइंडेड होते हैं क्योंकि ये द्वि स्वभाव की राशि है। 3, 6, 9, 12 तीनों ही द्वि स्वभाव की राशियां हैं। तो जब ये राशि लग्न में पड़ती है तो ये जो जातक होते हैं डबल माइंडेड होते हैं, हर चीज़ को लेकर डबल माइंडेड, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, पैसों को लेकर। यूजुअली इनके अंदर वो डबल माइंडेडनेस रहती है, विद्यमान होती है। कोई क्विक निर्णय इनसे नहीं लिया जाता। अगर इनको अभी बोले कि हाँ भाई ये बताओ कि इसमें क्या करना है, इनमें से क्या चुनना है, उस टाइम पे ये नहीं चुन पाते क्योंकि एकदम इनको पसंद है कि पहले उस पर सोचें, थोड़ा उस पर विचार करें, थोड़ी रिसर्च करें, 1-2 दिन लें, पूछे लोगों से, फिर जाकर उस निर्णय पर पहुँचे। लेकिन अगर इनसे कोई बोल दे कि भाई ये निर्णय अभी लेना है, तो थोड़े परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। वैसे सच बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी ना ये प्रॉमिसेस ऐसी कर देते हैं जो शायद इनको भी नहीं पता ये फ्यूचर में नहीं निभा पाएंगे, लेकिन वो कर देते हैं। उस समय के हिसाब से कहिए, परिस्थितियों के हिसाब से कहिए,
ये प्रोमिसेस कर देंगे, कमिटमेंट कर देंगे कि बेटी ठीक है मैं आपके लिए ये करूँगा, लेकिन फिर समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और फिर कभी कभी ये उस प्रोमिसेस से हट भी जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे। ये नहीं कि इन्होंने आपको कोई प्रॉमिस करी थी और फिर वो नहीं निभाई, तो ये नहीं कि उसके बाद आपसे बात नहीं करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं देंगे। आपको बिठाएंगे और आपको पूरा वैलिड रीज़न देंगे कि भैया ये हुआ था, इस कारण से मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो इसके कारण कभी कभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बहुत रेस्टलेस होते हैं, कभी कभी इनके अंदर बहुत रेस्टलेस एनर्जी होती है और वो इनको बहुत परेशान करती है। यही चीज़ है जो इनको एंग्जाइटी भी देती है। दे आर फिल्ड विद एंग्जाइटी। इतनी एंग्जाइटी होती है इस लग्न के जातकों में कि कोई जवाब ही नहीं। इसके कारण इनकी तबीयत खराब होती है, इनकी रातों की नींद खराब होती है, इनके इसी कारण से कई लोगों से संबंध भी बिगड़ते हैं। एंग्जाइटी बहुत होती है और एंग्जाइटी के लिए यदि इनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो इनको प्रोफेशनल हेल्प यानी कि मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम ये फेस करते हैं हर चीज़ में। मैरिड लाइफ इनकी मिली जुली सी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी होती है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं होती। रीज़न क्या है, देखिए सेजिटेरियस के सामने पड़ता है बुध की राशि, मिथुन पड़ेगी। तो क्या होता है कि बृहस्पति और मिथुन का स्वभाव बहुत अलग होता है। इनको जो लोग पसंद आते हैं अपनी लाइफ में वो एकदम इनसे अपोजिट होते हैं। जो एक इंग्लिश में वाक्य है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो इनके ऊपर पूरा सूटेबल बैठता है, क्योंकि इनको अपने से एकदम अलग लोग पसंद आते हैं। अब आकर्षण की जहाँ तक बात होती है वहाँ तक तो सब ठीक होता है कि हाँ आपको अपोजिट अपने नेचर के लोग पसंद आते हैं, आकर्षण होता है, लव लाइफ चलती है, ठीक है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये उनसे शादी करते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो भाई जब रिलेशन है साथ में 4-5 घंटे बताए एक हफ्ते में या 2-3 दिन मिले, सब कुछ चल जाता है ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो अपोजिट अट्रैक्ट वाली थ्योरी है वो काम करती है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति तो मुझसे पूरा अलग है। लेकिन जब शादी होती है उसके बाद इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि वो जो चीज़ें अच्छी लगती थी शादी से पहले वही चीज़ें इनको फिर बुरी लगने लग जाती है। इसलिए इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो इनका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, वो इनसे अपोजिट होता है और इनकी बातों को ना ही समझ पाता है और मेंटल कंपैटिबिलिटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इनके बीच में शादी के बाद। एक और नकारात्मक पॉइंट है इनका, जब इनको गुस्सा आता है तो कई बार ये अपने घर के सदस्यों से, अपने भाई बहनों से, कजिन से, दोस्तों से, सबसे लड़ बैठते हैं और इतना हद तक चले जाते हैं कि दोबारा कभी कभी बात भी नहीं करते। वो आप ही जाएंगे इनके पास सॉरी बोलने के लिए तो ये शायद माने, अदरवाइज ये उनसे बात नहीं करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट भी कभी कभी रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार ये बनते हैं और ये भी इनकी लाइफ का एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और जो मैंने इनमें बहुत चीज़ ऑब्जर्व करी है, ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी ले आएँ ये बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन ये इनकंसिस्टेंट होते ही हैं। हर चीज़ में इनकी इनकंसिस्टेंसी होती है। एग्रेसिव होते हैं ये। अब एग्रेशन भी सबकी अलग अलग तरह की होती है। जैसे मैंने कहा कि मेष और वृश्चिक वालों का एग्रेशन इनसे थोड़ा अलग होता है। इनका एग्रेशन या तो तब निकलेगा जब किसी के साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। दूसरा इनका एग्रेशन निकलता है अपने आसपास के लोगों पर। ये उनसे ज़रूर लड़ते हैं, ज़रूर झगड़ते हैं और वही इनके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य दे के जाता है। काफ़ी केयरलेस होते हैं अपनी चीज़ों में, स्पेशली मनी मैटर्स में। पैसों से इनको ज़्यादा लगाव होता नहीं है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा सभी ऐसे होते हैं, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है, ठीक है पैसा कमा रहे हैं, पैसा आना चाहिए इनके पास, लेकिन उसके बाद क्या करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, किसको देना है, नहीं देना है, उसको लेकर थोड़े ये केयरलेस होते हैं। पैसों को लेकर यूजुअली, और बाकी चीज़ों, हेल्थ को लेकर भी बहुत केयरलेस होते हैं। तो ये थे थोड़े से इनके नेगेटिव पॉइंट्स। मुझे यदि समय मिला तो मैं धनु या बाकी सब लग्नों के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी नहीं चाह रहा इस चीज़ के बारे में पूरी वीडियो बनाना, मैं बनाऊंगा आने वाले समय में, लेकिन तब तक के लिए इतना ही, इससे ही काम चलाते हैं। अगर इनके मैं इवेंटफुल ईयर्स की बात करूं तो 6 से 7 साल के आसपास इनकी लाइफ में कुछ बहुत इवेंटफुल होता है। या तो इनके पेरेंट्स को बहुत प्रॉफिट होता है या लॉस भी हो सकता है। वो इनकी कुंडली पे है कि इनकी कुंडली कितनी अच्छी है, ये भाग्य लेके आए हैं अपने घर में या क्या लेके आए हैं। उस टाइम पे इनका कोई घर भी बन सकता है नया। 6-7 साल के आसपास ये होता है। दूसरा,
14 से लेकर 20 ये बहुत इवेंटफुल होते हैं इनकी लाइफ में। यहाँ भी अगर इनकी कुंडली अच्छी होती है तो इनके घर के किसी सदस्य को अचानक से बहुत धन लाभ होता है, अचानक से बहुत प्रॉफिट होता है, अचानक से इनके पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। अब वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो इनकी कुंडली पर डिपेंड करता है। यूजुअली बहुत ही बुरी अगर कुंडली होती है तभी नेगेटिव होता है। अगर नॉर्मल कुंडली भी होती है, थोड़ी सी अच्छी भी होती है, तो ये अच्छे प्रभाव भी अपने घर को देते हैं। उसके बाद 24 से लेकर 29 ये इनकी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर इनकी लाइफ को नई दिशा मिलती है। और उसके बाद 33 से लेकर 38 तक ये इनकी लाइफ का ऐसा पीरियड है जहाँ पे बहुत कुछ बदलता है इनकी लाइफ में और यूजुअली पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ता है। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण कैसे होते हैं धनु लग्न के जातक। अब चलते हैं राशिफल पर कि राहु केतु शनि बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 5 साल पर धनु लग्न के जातकों पर। देखते हैं कि अप्रैल 2022 में जो 4 प्रमुख बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु केतु शनि बृहस्पति, उनका आने वाले 5 साल में क्या प्रभाव रहेगा आपके ऊपर यानी कि धनु के ऊपर, इस पर एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं। शुरू करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। बृहस्पति इस समय आपके चौथे घर में है और चौथे घर से 8वें घर का सफ़र तय करेंगे आने वाले 5 सालों में। बृहस्पति आपके लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी चौथे में बैठे हैं यानी कि कुछ ना कुछ खुशियां आपको इस साल अवश्य प्राप्त होगी। अपनी राशि में है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसका नाम हंस होता है। तो ये साल आपके लिए ओवरऑल तो कुछ ना कुछ खुशियां अवश्य लेके आएगा। अब देखिए जब बड़ा ग्रह होता है वो आता है तो उसको अपने रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये रिजल्ट जल्दी जल्दी देते हैं क्योंकि ये एक राशि में रुकते ही कम समय के लिए। लेकिन जब बड़े ग्रह आते हैं बृहस्पति, राहु, केतु, शनि, तो इनको थोड़ा जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि वार्म अप करना पड़ता है पहले, तो ये थोड़ा वार्म अप होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अपने रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को अभी लग रहा होगा कि हाँ भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, कुछ ना कुछ बृहस्पति आपको अच्छा दे के जाएंगे क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है। तैयार रहिए, अगले 1 साल में कुछ ना कुछ अच्छा आपको अवश्य मिलेगा। प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। आपको अपनी मनचाही प्रॉपर्टी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूरत की है वो आपको इस समय में अवश्य मिलेगी। मनचाही भी मिल सकती है लेकिन वो शायद आपको दिसंबर के आसपास के बाद योग बन रहे हैं। अब से लेकर दिसंबर तक आपको जो आपकी ज़रूरत की प्रॉपर्टी है, मतलब कि आपको अपने लिए घर चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंट दे दे के थक चुके हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। करियर में ग्रोथ होगा क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के भाव को देख रहे हैं, तो लग्न में ग्रोथ ज़रूर होगी। आपकी प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इस 1 साल में प्रमोशन हो सकती है, उसके पूर्ण चांसेस हैं। कुछ नया सीखने का भी आपका मन करेगा और हो सकता है जो लोग विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हो उनको भी एक मौका 2022 से लेकर 23 के मध्य तक में प्राप्त हो जाए। 23 से 24 बृहस्पति महाराज आपके 5वें स्थान में आ जाएंगे। लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय होगा। वह दंपति जो बहुत साल से शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए साल वरदान लेके आ सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि शिशु के योग आपके लिए बन सकते हैं। मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा समय है, यानी कि मैरिड लाइफ के लिए या इवन शादी करने के लिए, क्योंकि 7वें से 11वें में होंगे तो शादी जिनकी बहुत समय तक नहीं हो रही थी, टल रही थी, पार्टनर नहीं मिल रहा था कोई अच्छा, वो सब चीज़ें इस साल में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि लग्न को देखेंगे और धर्म के प्रति रुचि भी आपकी अवश्य बढ़ेगी। उसके बाद आ जाएंगे 24 से 25 आपके 6ठे भाव में। यहाँ अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सीधा आपके लग्न के स्वामी हैं, 6ठे में आएंगे। तो जब ऐसा होता है तो यूजुअली धनु के साथ या इवन पाइसेस के साथ जब भी बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो वेट बढ़ता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से ये साल अच्छा रहेगा। जो मेहनत बहुत समय से कर रहे थे वो इस समय में फलीभूत होगी। उसके बाद 25 से 26 आ जाएंगे आपके 7वें घर में। ये फिर से शादी का घर है, तो जब बृहस्पति इस घर पे कृपा डालते हैं, देखिए बृहस्पति कृपा देते हैं अपनी,
वो वरदान देते हैं, एक नेचुरल भाग्य कारक हैं। तो जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि तो और भी अच्छी होती है। लेकिन जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठेंगे उसके पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाते ही हैं। एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो कभी बाद में मुझे समय मिला तो बताऊंगा। तो अभी आपके 7वें घर में आएंगे, तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने अभी एक्सेप्शन की बात करी, एक्सेप्शन ये है कि इस समय जो ऑलरेडी मैरिड होंगे उनकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। उसके बाद आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में 26 से 27। पैसों के लिए बहुत अच्छा साल होगा ये। आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, जो माँ बाप दे के जाते हैं या परदादे दादे परदादे, इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं, और वसीयत में जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं, वो मिल सकती है। और इस साल अचानक से आपको कई जगहों से लाभ मिलेगा। देश से बाहर जाना चाहते थे, इवन जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ ना कुछ नया अवश्य लेके आएगा इस संदर्भ में, यानी कि बाहर जाने के संदर्भ में। अब चलते हैं शनि महाराज की तरफ। शनि महाराज अगले 5 साल आपके तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। अभी कुछ समय के लिए, जुलाई के बाद 7-8 महीने के लिए दूसरे में वापस आ जाएंगे। ये जो 7-8 महीने का समय होगा ये आपके लिए ठीक है, क्योंकि शनि महाराज वापस जा रहे हैं। अब अगर मैं चंद्र राशि की बात करूं तो हाँ, दोबारा आपकी 7.5 लग जाएगी। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं अभी इस पर टच नहीं करना चाहता। लेकिन धन कमाने के लिए ये समय आपका अच्छा रहेगा। अलग अलग नए नए सोर्सेज आपको प्राप्त हो सकते हैं 7 से 8 महीने में, धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मान लीजिए धनु लग्न के जातक जुलाई से लेकर दिसंबर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। अगले साल जनवरी से 2025 के मध्य तक शनि महाराज आपके तीसरे स्थान में रहेंगे। यहाँ पे ठीक ठाक प्रभाव देते हैं। देखिए 3-6-11, 3-6-10-11 ये ऐसे स्थान है जहाँ पे पाप ग्रह, यहाँ पे मंगल होते तो बहुत अच्छा होता। शनि भी यहाँ पे अच्छा प्रभाव देते हैं। साहस बढ़ेगा आपका, कई नई चीज़ें स्टार्ट कर पाएंगे। बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। जॉब करते हैं तो थोड़े ऑब्स्टिकल्स शुरू में आएंगे, लेकिन उन सबको ओवरटेक कर ओवरकम कर आप अपने लिए कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। जब शनि महाराज अगले साल जनवरी में आपके तीसरे भाव में आएंगे, तब आप ये समझ लीजिएगा कि जो शुरू के 3-4 महीने हैं ये आपके करियर में मुश्किल रहने वाले हैं। अलग अलग जगहों से प्रॉब्लम आएगी, आपके कलीग से बहुत प्रॉब्लम आएगी। जानबूझ के वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट अवश्य करने वाले हैं, तो वो थोड़ा आपको तंग करेंगे, लेकिन आप उन सब चीज़ों को टैकल कर लेंगे। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा समय रहेगा। भाग्य के भरोसे ज़्यादा मत बैठिएगा उस साल, स्पेशली शुरू के 3-4 महीने जैसा मैंने बताया, क्योंकि शायद भाग्य थोड़ा बहुत साथ देना कम कर दे। आपके अपने पिताजी से संबंध बहुत बिगड़ेंगे इस समय में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण पिताजी से संबंध या घर के बड़ों से ओवरऑल संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। 2025 के मध्य से 27 तक शनि महाराज रहेंगे आपके चौथे स्थान में। अब चौथा स्थान शनि महाराज का आना बहुत अच्छा नहीं होता। या आपके जो 2.5 साल हैं ये आपकी मदर की सेहत के लिए अच्छे नहीं होंगे, आपकी फैमिली लाइफ के लिए अच्छे नहीं होंगे, और काफ़ी प्रॉब्लम, इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको इस समय काफ़ी सताएंगी। तो ये जो 2.5 साल का समय होगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होगा। वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो अग्नि तत्व के लग्न होते हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं 1, 5, 9, इनके लिए शनिदेव थोड़े से नेगेटिव होते हैं, तो वही नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। राहु उल्टे चलते हैं। अभी आपके अगले 5 साल वो रहेंगे 5, 4 और 3 में, यानी कि 5वें भाव, चौथे भाव और तीसरे भाव में। अभी 5वें में है, तो थोड़ा ये पूरा जो 1.5 साल है या बहुत भ्रमित, बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या चलेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक सेंसलेस सी थिंकिंग कभी कभी आपकी हो जाएगी। कुछ अजीब से ही चीज़ें करने बैठ जाएंगे कभी कभी। मैं हमेशा नहीं, कि पूरे 1.5 साल नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें करेंगे। लव लाइफ शुरू हो सकती है, नई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लेकिन वो शायद बहुत लंबा ना खींचे, क्योंकि वो एक आकर्षण के कारण स्टार्ट होगा। जब वो आकर्षण खत्म हो जाएगा
तो वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये साल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, क्योंकि वैचारिक मतभेद, मानसिक मतभेद, इमोशनल मतभेद बहुत रहने वाले हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद 23 के अक्टूबर से अगले 1.5 साल यानी कि 25 की शुरुआत तक राहु आपके चौथे घर में रहेंगे। यहाँ पर मिला जुला सा प्रभाव देते हैं, कुछ अच्छा भी देते हैं, कुछ बुरा भी देते हैं। अगेन माता जी की सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ आपको अवश्य देंगे। हो सकता है यदि आप अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाना चाहते हो, ट्रांसफ़र होना चाहते हो, परमानेंटली कहीं पर सेटल होना चाहते हो, तो वो मौके भी आपको यहाँ पर राहु महाराज दे सकते हैं। देश से बाहर जाने के मौके भी आपको इस साल मिलेंगे, इस 1.5 साल में मिलेंगे। उसके बाद 25 की शुरुआत से 27 तक राहु आपके तीसरे में रहेंगे। ये ठीक ठाक स्थान है, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर राहु महाराज आपसे बहुत नई नई चीज़ें करवाएंगे। राहु महाराज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, लेकिन मेहनत भी आपसे भरपूर कराएंगे। केतु पे चलते हैं, केतु भी उल्टे चलते हैं। इस समय आपके 11वें में है। 11वें में केतु अच्छा प्रभाव देते, मैंने कहा है हर बार कि 11वें में हर ग्रह अच्छा प्रभाव देता है, लेकिन वो भौतिक जीवन के लिए है। पर्सनल लाइफ के लिए केतु यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी। जिनकी मैरिज होने वाली है, शायद ऑलरेडी ये हो चुका होगा कि पिछले महीने जिनकी शादी की बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी होगी, अप्रैल के आसपास तक, आपने देखा होगा अचानक से कुछ रुकावटें आ गई, और ये चीज़ थोड़ी चलने वाली है अगले 1.5 साल तक। थोड़ी मैरिड लाइफ में और जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बृहस्पति का भी आशीर्वाद मिलेगा ही अगले साल, और अभी बृहस्पति स्ट्रांग है तो वो भी ज़रूर स्ट्रेंथ देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। शादी टलेगी, शादी में डिले होगा। 23 के अक्टूबर से 25 की शुरुआत तक 10वें स्थान में रहेंगे। यहाँ पर केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये समय लाभकारी रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे आपके 9वें स्थान में, यानी कि 25 की शुरुआत से 27 तक। ये समय होगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा स्पिरिचुअली और धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। केतु एक धार्मिक ग्रह है, धार्मिक से ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रह है, मोक्ष कारक है। तो जो लोग इस समय 30 क्रॉस कर चुके होंगे उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। मेंटली कह रहा हूँ, धर्म के प्रति आस्था तो बढ़ेगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जाएंगे। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में फ़र्क होता है। कई लोग धार्मिक होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होते, कई लोग स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन धार्मिक नहीं होते, और कई लोग दोनों होते हैं। तो ये समय होगा कि आप दोनों की तरफ ही जाएंगे, लेकिन धर्म के प्रति थोड़ा सा बढ़ेंगे, वहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत तेज़ रेस के साथ, तेज़ स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके पिताजी के लिए अच्छा नहीं है, और ये समय थोड़ा आपकी माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये था एक विश्लेषण कि 4 ग्रह आपके लाइफ पर क्या प्रभाव डालते हैं आने वाले 5 सालों में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।